आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी सेल एक्टिवेशन एंड इट्स डिफरेंशिएशन के बारे में। ये है लेक्चर नंबर 26। इससे पहले टोटल 25 लेक्चर्स जा चुके हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि इन सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखिए, जिस सीक्वेंस में ये अपलोड किए गए हैं। बिकॉज इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो माइट भी चांसेस हैं कि आपको लिंक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो लास्ट वीडियो दैट इज लेक्चर नंबर 25 में हमने डिस्कस किया था कि बी सेल के सरफेस के ऊपर कितने टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स, एडेशन मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर्स कितने टाइप के कैसे कैसे पाए जाते हैं, एज वेल एज कौन सा MHC मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो कि अगेन इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल सरफेस प्रोटीन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी देखा था कि बी सेल का डेवलपमेंट एज वेल एज मैच्योरेशन कैसे देखा जाता है। नेक्स्ट हमने ये भी चीज देखी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर बी सेल एंटीजन से इनकाउंटर करता है तब उसका डिफरेंशिएशन प्लाज्मा सेल या मेमोरी बी सेल में हो सकता है। प्लाज्मा सेल आगे चल के एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है, एज वेल एज मेमोरी बी सेल का भी फॉर्मेशन होता है जो कि सेकेंडरी अटैक के टाइम पर एक्टिवेट होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत जल्दी ट्रिगर करने में मदद करता है। आज का जो हमारा लेक्चर है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर को आज के लेक्चर से थोड़ा सा कनेक्ट करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको छोटा सा क्विक रिवीजन दे दिया। अब हम बात करते हैं कि बी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन कैसे होता है। बी सेल का एक्टिवेशन का मतलब होता है कि बी सेल कैसे एक्टिवेट होते हैं। फॉर्म तो हो चुके हैं, लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि वो फॉर्म कैसे होते हैं, तो बी सेल फॉर्म तो हो चुके हैं, लेकिन अब एक्टिवेट कैसे होते हैं। साथ ही साथ एक्टिवेट होने के साथ जो है वो डिफरेंशिएट भी होते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब होता है किसी और फॉर्म को ले लेना। तो डिफरेंशिएशन में देखा जाता है कि बी सेल जो है आइदर इट कैन डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल, जो कि अभी जस्ट हमने देखा था। इसमें हम पूरे प्रोसेस को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो बी सेल का जो एक्टिवेशन है वो टोटल 2 मेथड से देखा जाता है, डिपेंडिंग कि किस टाइप के एंटीजन को बी सेल ने इनकाउंटर किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बी सेल जो है समहाउ ये चीज देखी जाती है कि बी सेल जब एंटीजन से अटैक करते हैं, या मेनली जब बी सेल जब बॉडी में एंटीजन एंटर कर चुका है तो उसके ऊपर जब अटैक कर रहे होते हैं, तो देखा ये जाता है कि एंटीजन का नेचर क्या है, ठीक है, एज वेल एज वो किस टाइप के रिस्पॉन्स को क्रिएट करवा रहा है बी सेल में, उसके ऊपर डिपेंड होकर बी सेल का एक्टिवेशन 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट टाइप है जिसे हम बोलते हैं टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है। टी सेल इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या हो गया, टी सेल के बिना प्रेजेंस के बी सेल का एक्टिवेट होना, यानी बिना टी सेल के भी बी सेल एक्टिवेट हो सकता है इन द फर्स्ट केस। ऐसा कब होता है, जब बी सेल के एक्टिवेशन के लिए टी सेल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली तब होता है जब एंटीजन का नेचर पॉलीसैकेराइड या फिर बैक्टीरिया का सेल वॉल कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कि हो गया लाइपोपॉलीसैकेराइड दैट इज LPS, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड मैनी मोर। ठीक है, अगर एंटीजन का नेचर कुछ इस टाइप का है, सिर्फ यही क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करते हैं कि कब बी सेल बिना टी सेल के हेल्प के एक्टिवेट होने वाला है। और भी बहुत से क्राइटेरिया हैं जिसको अभी हम जस्ट देखेंगे। इसे आप वन ऑफ द क्राइटेरिया मान सकते हो जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि बी सेल का एक्टिवेशन बिना टी सेल के कैसे होता है। सेकेंड टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, सो टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन का मतलब क्या हो गया कि टी सेल पे डिपेंड होके बी सेल एक्टिवेट होगा, यानी बी सेल को एक्टिवेट करने में टी सेल भी वहां पे हेल्प करेगा। और ऐसा तब होता है मेनली जब एंटीजन का नेचर प्रोटीन देखा जाता है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया जिसके बेसिस पे हम बी सेल के एक्टिवेशन को डिवाइड करते हैं। अब हम वन बाय वन जरा देखते हैं कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से कि ये टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले कुछ एक आध चीजें हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइप के एक्टिवेशन में देखा जाता है कि बी सेल के सरफेस के ऊपर BCR होता है, ठीक है, और एंटीजन के सरफेस के ऊपर वो एंटीजन माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। उन एंटीजन के सरफेस के ऊपर एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। एपिटोप्स ऐसे आप कह सकते हो सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे एंटीबॉडी पहचानने का काम करती है, स्पेशली वो एंटीबॉडी जो BCR के फॉर्म में बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जरा सा हम पहले पिक्चर के मीडियम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम थ्योरी पे आएंगे।
सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसके सरफेस के ऊपर बहुत से एपिटोप प्रेजेंट हैं। इस एपिटोप को इम्यून सेल्स पहचानने का काम करेंगे, स्पेशली बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम आईजीएम कह रहे थे। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर बी सेल आया, उसने बीसीआर के थ्रू जो है इन सब एपिटोप्स को पहचाना, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल बीसीआर आपस में क्रॉस लिंक कर गए हैं। ये क्रॉस लिंकिंग तभी पॉसिबल होती है जब हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पे काफी ज्यादा एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, और मतलब मल्टीपल एपिटोप आप कह सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सरफेस पे, और हेंस उससे बीसीआर जब आके बाइंड करता है तो वो आपस में क्रॉस लिंक हो जाता है। इनके बाइंडिंग की वजह से सबसे पहला सिग्नल जनरेट होता है। किस लिए? बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। तो सबसे पहला सिग्नल इस टाइम पे जनरेट होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से टी सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम कहते हैं देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टी सेल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। तो हम इसे टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल भी कहते हैं, या फिर हम इसे बी सेल एक्टिवेशन विदाउट टी सेल का भी नाम देते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो बिना टी सेल के हेल्प के बी सेल एक्टिवेट हो जाता है। इनफैक्ट इसे हम थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन का नाम देते हैं, स्पेशली वो एंटीजन जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये जो बैक्टीरिया है जिसके सरफेस के ऊपर मल्टीपल एपिटोप प्रेजेंट है, इसको हम टीआई एंटीजन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टी सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और टी सेल जो है फाइनल मैच्योरेशन अपना थाइमस में लेता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टी सेल इन्वॉल्व नहीं है, हेंस यहाँ पे थाइमस में डेवलप होने वाला इम्यून सेल इन्वॉल्व नहीं है, एंड हेंस हम इसे थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन का भी नाम देते हैं। यानी एक ऐसा एंटीजन जो ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है जो कि थाइमस इंडिपेंडेंट बेसिस पे है, बिकॉज इट इज नॉट अलाउिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टी सेल। नेक्स्ट देखने को मिलता है कि इस टाइप के जो एंटीजन होते हैं इनके सरफेस के ऊपर मल्टीपल आइडेंटिकल एपिटोप होते हैं, और मल्टीपल आइडेंटिकल एपिटोप होने के कारण वो बीसीआर को आपस में क्रॉस लिंक करवाते हैं। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया है कि बी सेल के सरफेस के ऊपर टीएलआर होते हैं, ठीक है, दैट इज टॉल लाइक रिसेप्टर। वो टीएलआर इस बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट किसी और मॉलिक्यूल से भी बाइंड कर सकता है। जब टीएलआर इस तरीके से किसी और मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, स्पेशली आपको पता है कि टीएलआर इज अ टाइप ऑफ पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ठीक है, तो उस टीएलआर के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर जो है कोई ना कोई पैम्प प्रेजेंट होगा, दैट इज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न प्रेजेंट होगा जिससे टीएलआर ने आकर बाइंड कर लिया है माइक्रोबियल सरफेस पे, और जैसे ही ये टीएलआर की बाइंडिंग होती है सेकेंड सिग्नल जनरेट होता है। ये सिग्नल कौन सा जनरेट हो रहा है? मेनली बी सेल को एक्टिवेट करवाने वाला सिग्नल, और इस तरीके से सेकेंड सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि बीसीआर का क्रॉस लिंक जो हुआ है माइक्रोबियल सरफेस पे, दैट इज क्रिएटिंग अ फर्स्ट सिग्नल, एंड टीएलआर का बाइंड करना माइक्रोबियल सरफेस से, उसे हम कहते हैं सेकेंड सिग्नल। ये दोनों ही सिग्नल मिलके क्या करते हैं, फाइनल जो होता है ये प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन करवाते हैं बी सेल का। स्पेशली ये जो बी सेल है अब ये एक्टिवेटेड हो चुका है, तो अब इसका प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन होगा, और एज अ रिजल्ट ये बी सेल प्लाज्मा सेल में बदल सकता है, एंड फाइनली ये प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज को बनाएगा जिसमें से आईजीएम कॉमन होगा, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा बी सेल का एक्टिवेशन जिसमें टी सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें मेमोरी सेल फॉर्म नहीं होते हैं, और इन केस किसी भी पाथवे में अगर देखा भी गया तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है वो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ना के बराबर होता है। मैक्सिमम हम यही कंसिडर करते हैं कि टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन में देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी बी सेल। और एंटीजन का मैंने नेचर बता दिया, एंटीजन कैन बी पॉलीसेकेराइड, बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट, एग्जांपल एलपीएस, ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड। तो ये था पूरा का पूरा कवरेज की टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन क्या होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बी सेल तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पर टी सेल किसी भी तरीके से बी सेल की मदद नहीं करेगा फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ जिस मेथड से बी सेल का एक्टिवेशन होता है। नाउ लेट्स सी कि टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन कैसे होता है। साफ साफ मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि बी सेल को एक्टिवेट होने के लिए टी सेल भी चाहिए, तभी एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं एक्टिवेट होगा। तो जैसे मैंने कहा था पूरी बॉडी में दो टाइप के एक्टिवेशन चलते हैं,
टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट तो हमने देख लिया, अब डिपेंडेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जैसे पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, किसी भी तरीके से क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। ये रहा बी सेल आपके सामने, ठीक है। बी सेल के सरफेस के ऊपर BCR है, साथ ही साथ इसके सरफेस के ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल भी है, ये नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसने क्या किया। बी सेल ने जो है TD एंटीजन, TD एंटीजन क्या है देखिए, थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन, यानी ऐसा एंटीजन जो कि बी सेल के एक्टिवेशन में टी सेल को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और टी सेल इन्वॉल्व हो रहा है तो यानी टी सेल एक ऐसा सेल है जो थाइमस में डेवलप होता, मतलब कि मैच्योर होता है। हेंस इस पाथवे को हम थाइमस डिपेंडेंट मतलब एंटीजन का इन्वॉल्वमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे TD एंटीजन इन्वॉल्व हो सकता है जो कि मेनली प्रोटीन होता है नेचर में। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर बाइंडिंग हुई, दैट इज एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया बी सेल ने और बी सेल उससे बाइंड कर गया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सिग्नल, ठीक है। ये फर्स्ट सिग्नल होता है बी सेल के एक्टिवेशन के टाइम पे, यानी पहला सिग्नल जनरेट हो गया। यहाँ पे टोटल 3 सिग्नल जनरेट होते हैं, पिछले पाथवे में 2 सिग्नल देखा था, यहाँ टोटल 3 सिग्नल जनरेट होते हैं। पहला सिग्नल इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है सिग्नल 2। सिग्नल 2 में क्या होता है, यहाँ पर बी सेल एंड टी सेल इंटरेक्ट हो करते हैं और बी सेल एंड टी सेल के इंटरेक्शन के कारण सिग्नल 2 जनरेट होता है। अब ये सिग्नल 2 है क्या, ठीक है, कहाँ से मिलता है, तो देखिए टी सेल में स्पेशली यहाँ पर आता है TH सेल। TH सेल क्या होता है, टी हेल्पर सेल, जो कि टाइप होता है टी सेल का। TH सेल के सरफेस के ऊपर क्या क्या सरफेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसके सरफेस के ऊपर CD40L होता है, इसके सरफेस के ऊपर TCR दैट इज टी सेल रिसेप्टर होता है, साथ ही साथ टी हेल्पर सेल के सरफेस के ऊपर इसका सरफेस मार्कर होता है जिसे हम बोलते हैं CD4। दूसरी तरफ बी सेल है जिसने अपने मेम्ब्रेन IgM से या मेम्ब्रेन IG से इसने एंटीजन को इनगल्फ कर लिया, या फिर कह सकते हो आप कि इसको प्रोसेस कर लिया। मतलब जैसे ही इसने एंटीजन को रिसीव किया, यहाँ से जैसे ही एंटीजन को रिसीव किया, अंदर की तरफ ये जो एंटीजन है इसको प्रोसेस कर दिया गया। प्रोसेस यानी इसको छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट कर दिया गया। फ्रेगमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं ये एंटीजन फ्रेगमेंटेड फॉर्म में पहुंच चुका है बी सेल के अंदर। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बी सेल के सरफेस के ऊपर MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसके सरफेस के ऊपर CD40 भी प्रेजेंट होता है। तो होता यह है कि यहाँ पर जो बी सेल के सरफेस के ऊपर MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो MHC2 मॉलिक्यूल इस एंटीजन के फ्रेगमेंटेड पोर्शन को लेकर यहाँ पे देखिए प्रेजेंट करने लगता है। और एज अ रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि TCR MHC एंड एंटीजन के साथ मिलकर बाइंड करता है, ठीक है। और जो टी हेल्पर सेल का CD4 मार्कर होता है वो भी MHC मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा होता है। यानी आप ये कह सकते हो TCR MHC2 एंड एंटीजन का पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। इतना ही नहीं, ये जो पूरा बाइंडिंग होता है उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पर को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें से एक है CD40L जो कि TH सेल के ऊपर प्रेजेंट है और CD40 जो कि T सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो CD40L CD40 से इंटरेक्ट करता है और इस तरीके से ये जो स्पेसिफिकली जो बाइंडिंग होती है वो एक्चुअल में सेकेंड सिग्नल को जनरेट करती है। तो हेंस अब सेकेंड सिग्नल टोटल जनरेट हो गया। इसके बाद क्या होता है, थर्ड सिग्नल जनरेट होता है। मतलब कि ये 2 सिग्नल अकेले ही काफ़ी नहीं है बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए, थर्ड सिग्नल भी चाहिए होता है। तो थर्ड सिग्नल में क्या होता है कि जो टी हेल्पर सेल है वो साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करने लगता है और वो साइटोकाइंस बी सेल को एक्टिवेट करने में मदद करती हैं। अब ये कैसा होता है, देखिए सारा पाथवे सेम टू सेम है जैसा यहाँ पे देखा गया था, सब कुछ वही है, बस एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे ऐड हो गया है। ये जो बी सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम ILR कहते हैं, दैट इज इंटरल्यूकिन रिसेप्टर। तो होता ये है कि टी हेल्पर सेल जो है यहाँ से इंटरल्यूकिन 2, 4, 5 इन तीनों में से कोई भी यहाँ सिक्रीट कर सकता है। तो होता यह है कि हेल्पर टी सेल जो है यहाँ पर इंटरल्यूकिन का सिक्रीशन करता है, ये इंटरल्यूकिन बी सेल से जाकर बाइंड करते हैं, स्पेशली किससे, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर से जो कि बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। बी सेल जैसे ही इंटरल्यूकिन से बाइंड करता है ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है और अब ये रेडी है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये रहा पूरा पाथवे और डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे दिखा के रखा है कि ये रहा टी हेल्पर सेल जिसके सरफेस पे CD40L है और बी सेल के सरफेस के ऊपर CD40 है, इन्होंने बाइंड कर रखा है। पहला सिग्नल जो है, ऑब्वियसली पहला सिग्नल यहाँ से आया था, राइट,
जब एंटीजन ने बी सेल से बाइंड किया था। सेकेंड सिग्नल यहाँ से आया था, थर्ड सिग्नल यहाँ से आया जब इंटरल्यूकिन ने आईएलआर रिसेप्टर से बाइंड किया ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल। अब जैसे ही बाइंडिंग होती है, इसके बाद क्या देखा जाता है कि बी सेल प्रोलिफरेट कर जाता है दो टाइप के सेल में, यानी प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन हो जाता है एक्टिवेटेड बी सेल का। तो ये बन जाता है प्लाज्मा सेल, और वो प्लाज्मा सेल क्या करती हैं, एंटीबॉडी का सिक्रीशन शुरू कर देती हैं ताकि पैथोजन के रिमूवल में हेल्प मिल सके, जो पैथोजन यहाँ पे इनकाउंटर किया गया है। और दूसरा फॉर्म जो होता है बी सेल का, वो होता है मेमोरी बी सेल, ताकि फ्यूचर में जब ये एंटीजन दोबारा से प्रेजेंट मतलब बॉडी में एंट्री ले, तो इस रिस्पॉन्स को करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे मेमोरी बी सेल का प्रोडक्ट मतलब मेमोरी बी सेल भी बन जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल 3 रिस्पॉन्स का ज़रूरत पड़ता है बी सेल को एक्टिवेट करने में और उसको डिफ्रेंशिएट करवाने में। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि बी सेल कितने तरीके में और डेवलप हुई। तो बी सेल का 2 और फॉर्म होता है, एक होता है प्लाज्मा सेल, एक होता है मेमोरी सेल का फॉर्म। तो इस ढंग से हमने देखा कि एक्चुअल में बी सेल का जो ओवरऑल डेवलपमेंट था एंड एज वेल एज एक्टिवेशन एंड डिफ्रेंशिएशन वो कैसे होता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है जरा उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कहीं भी क्रॉस लिंकिंग हुआ, जैसा हमने प्रीवियस पाथवे में देखा था कि बहुत से बीसीआर क्रॉस लिंक कर गए थे, यहाँ किसी भी तरीके से बीसीआर का क्रॉस लिंक नहीं देखा जाता है। इसीलिए बी सेल का जो एक्टिवेशन होता है उसमें टी सेल की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए हम इसे टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल कहते हैं, या बी सेल एक्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ टी सेल कहते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं मेमोरी सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पे मेमोरी सेल फॉर्म हो रही है, जबकि यही मेमोरी सेल जो हमने देखा था टी सेल इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, वहां पे नहीं हो रही थी। और यहाँ पे जो एंटीजन होते हैं वो मेनली प्रोटीन नेचर के होते हैं एंड दे आर नॉट दैट मच कैपेबल टू क्रॉस लिंक द बीसीआर, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल केस चलता है वो अलग चलता है। क्योंकि यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल को तो ऑब्वियसली पहचाना जाता ही है, लेकिन साथ साथ में प्रोसेसिंग भी चलती है। इसकी वजह से इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू द टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। पर ये जो टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन है, यानी टी सेल की वजह से जो बी सेल का एक्टिवेशन हो रहा है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये डिटेल स्पेशली इसलिए कि कभी भी अगर आपको लाइक एमसीक्यू बेसिस पे ना होकर अगर सब्जेक्टिव बेसिस पे कभी भी आंसर देना हुआ तो आप बेटर ढंग से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये टीबी, इसको हम टीबी इंट्रैक्शन यानी टी सेल बी सेल इंट्रैक्शन या फिर टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन भी कहते हैं। टीबी कॉर्पोरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है 2 सेल रखे हैं, दैट इज टी सेल एंड बी सेल। ठीक है, जस्ट फॉर आप इमेजिनेशन आप ले सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर एक एंटीजन चला आया। ओके, एंटीजन को क्या किया, एंटीजन को बीसीआर ने आइडेंटिफाई किया, दैट इज बी सेल रिसेप्टर ने आइडेंटिफाई किया एंड आफ्टर दैट इस एंटीजन का जो है इंटरनलाइजेशन कर लिया गया। इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ढंग से इनगल्फ कर लिया गया इस एंटीजन को, और ये एंटीजन जो है अब चला आया है बी सेल के अंदर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस बी सेल का जो है मतलब बी सेल के अंदर ही इस एंटीजन का मेनली प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एक ढंग से आप कह सकते हो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस पैथोजन का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, इसे हम जो है प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल लेक्चर लूंगी जिसमें मैं एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग के बारे में बात करूंगी। तो इस पर्टिकुलर पैथोजन का इंटरनलाइजेशन हो गया और इसका प्रोसेसिंग हो गया, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एक ढंग से एंडोसोमल बेसिस पे इसका डाइजेशन हो गया। अभी जो छोटे छोटे से यहाँ पे एंटीजन के फ्रेगमेंट बनते हैं, ये आप कह सकते हो कि कुछ अमाइनो एसिड के साइज में चेंज हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर एंटीजन बना है ये एंटीजन पेप्टाइड के फॉर्म में चला है, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में आ गया। इसके बाद क्या होता है कि जो बी सेल के सरफेस के ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, वो इस पर्टिकुलर एंटीजन फ्रेगमेंट को जो है लेकर अपने सरफेस पे इस तरीके से प्रेजेंट कर देता है। याद रखना है आपको कि ये जो आपको दिख रहा है ये है एंटीजन इन अ प्रोसेस फॉर्म। ये पूरा वही एंटीजन नहीं है जिसे कि अभी इनगल्फ किया गया है जिसे बी सेल के थ्रू। अब क्या होता है कि ये जो MHC मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखा ये जाता है कि टी सेल के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, TCR प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम TCR को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये जो TCR है, ये TCR के थ्रू जो है TH सेल ये इंटरेक्ट करता है इस पर्टिकुलर MHC मॉलिक्यूल से। खाली MHC से ही नहीं, MHC ने क्या पकड़ के रखा है, MHC ने एंटीजन को यहाँ पे पकड़ के रखा है। ठीक है, तो MHC2 मॉलिक्यूल अलोंग विद द एंटीजन पेप्टाइड
ये बाइंड करता है TCR से, दैट इज टी सेल रिसेप्टर से। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि जो बी सेल के सरफेस के ऊपर और भी बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं। सिमिलर बेसिस पे टीएस सेल एंड टी हेल्पर सेल के सरफेस के ऊपर भी बहुत से और को रिसेप्टर होते हैं। उन्हीं में से एक को रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं CD4। तो CD4 क्या करता है, CD4 यहाँ से जो है MHC2 मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है। ये हो गया फर्स्ट, फाइन। अभी भी अगर हम देखें कि फर्स्ट सिग्नल कहाँ जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर सिग्नल 1 जनरेट हुआ था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकेंड सिग्नल कैसे जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे MHC एंड TCR ने इंटरेक्ट कर लिया है। सेकेंड हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बी सेल के सरफेस के ऊपर एंड टी सेल के सरफेस के ऊपर कुछ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। अब को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल TH सेल के सरफेस के ऊपर एक को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होता है जिसे हम बोलते हैं CD40L, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया CD40L। CD40L के अगेंस्ट इससे बाइंड करने के लिए जो मॉलिक्यूल बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है, इसे हम बोलते हैं CD40। ये दोनों क्या है, ये दोनों को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, ठीक है। यानी इसको और स्टिमुलेट करते हैं, इसकी बाइंडिंग एज वेल एज बी सेल की एक्टिवेशन को और स्टिमुलेट करते हैं। इतना ही नहीं, और भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे कि बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है एक मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं B7, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट है B7। ये जो यहाँ पर B7 प्रेजेंट है, ये B7 किससे बाइंड करता है, TH सेल के सरफेस के ऊपर एक और यहाँ पर मार्कर प्रेजेंट होता है, या रादर टू से कि सेल सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं CD28। तो ये रहा बी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट CD28। तो ये बाइंड करता है CD28 से। तो B7 का इंट्रैक्शन CD28 से होता है। ये चारों ही जो है समहाउ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं अपने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था रिगार्डिंग द बी सेल, उसमें मैंने ये बात बताई थी आप। तो इनकी बाइंडिंग की वजह से स्पेसिफिकली जो 40L एंड 40 की वजह से जो है यहाँ पे जो चीज क्रिएट होती है वो होती है सिग्नल 2। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये जो पूरी की पूरी बाइंडिंग है, ये इस तरीके से तो मदद कर ही रही है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो TH सेल है वो कुछ इंटरल्यूकिन्स को भी रिलीज करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जो TH सेल है ये कुछ इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करने लगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, इनका यहाँ पर रिलीज शुरू हो जाता है। इसके रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि बी सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं इस इंटरल्यूकिन के लिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि बी सेल के सरफेस के ऊपर इस तरीके से कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे जिसे हम क्या कह सकते हैं, ILR, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर। तो ये जो यहाँ पर इंटरल्यूकिन्स आए हैं ये आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करते ही क्या करेंगे, बी सेल को फुल्ली एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ जो सिग्नल आया इसे हम बोलते हैं सिग्नल 3, और इस तरीके से जो है बी सेल फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी एंटीजन का इनकाउंटर हो रहा है, ये जो बी सेल जिस एंटीजन को इनकाउंटर कर रहा है वो किसी भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हो सकता है। स्पेसिफिकली देखा गया कि जो नाइव बी सेल है जिन्होंने कभी एंटीजन को इनकाउंटर नहीं किया है, वो एंटीजन को या तो लिम्फ नोड या तो स्प्लीन एरिया में जो है मेनली इनकाउंटर कर रहे होते हैं। तो यानी ये जो पूरा इंट्रैक्शन चल रहा है आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये किसी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। और जैसे ही यहाँ पर सिग्नल 3 आया है, इस सिग्नल 3 के आते ही क्या होता है, बी सेल जो है समहाउ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं IL2 4 5। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बी सेल जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है प्लाज्मा सेल में, और दूसरा जो फॉर्म होता है इसका वो होता है मेमोरी बी सेल। जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं, तो ये एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल कहलाते हैं। और मेमोरी सेल जो है फाइनली आगे चल के आप ये कह सकते हो कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। तो मेमोरी सेल जो बनता है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के प्रोडक्ट के बेसिस पे बनता है, क्योंकि ये जो यहाँ रिस्पॉन्स हो रहा है वो पूरा का पूरा जो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बेसिस पे चल रहा है। जो मेमोरी सेल क्रिएट होती है वो सेकेंडरी के लिए क्रिएट होती है, मतलब कि प्राइमरी का एज अ रिजल्ट
हमें मेमोरी सेल मिल जाता है, लेकिन ये मेमोरी सेल जब दोबारा से यही एंटीजन इनकाउंटर करेगा तो उसके खिलाफ फिर से एक्टिवेट होगा और तब वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जल्दी करने में मदद करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखी जाती है कि जब ये डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस है यानी मेमोरी सेल में एंड प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाना, इसे हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। इस डिफरेंशिएशन के टाइम में दो और प्रोसेस देखे जाते हैं जिसे हम मेनली क्लास स्विचिंग कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एफिनिटी मैच्योरेशन, इस तरीके से हम नाम देते हैं। तो क्लास स्विचिंग देखा जाता है, हाइपर म्यूटेशन का केस देखा जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगी कि ये क्या होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये दो चीज भी यहाँ देखी जाती है, दैट इनको भी मैं आने वाले लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। तो ये था एक डिटेल बेसिस पे कि टीबी इंट्रैक्शन क्या होता है या टीबी कॉर्पोरेशन क्या होता है, या टी सेल डिपेंडेंट बी सेल का एक्टिवेशन क्या होता है, जिसमें सिंपल भाषा में हमने ये समझने की कोशिश की कि टी सेल बी सेल की मदद कैसे करता है उसके खुद के एक्टिवेशन में, यानी बी सेल की एक्टिवेशन। इसके बाद हमारे पास एक टेबल आता है, ऑल्दो इस टेबल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी नोन नहीं है क्योंकि हम इसको आने वाले टाइम में कवर करने वाले हैं, बट फिर भी ये टेबल समहाउ इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको कवर कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने ओवरऑल अभी तक क्या देखा है, दो टाइप के एंटीजन देखे हैं। पहला टीडी एंटीजन यानी थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन, और दूसरा देखा है थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन, दैट इज टीआई एंटीजन। जो टीडी एंटीजन होता है दैट इज थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन, केमिकल नेचर की अगर हम बात करें तो वो सॉल्युबल प्रोटीन हो सकता है। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स में क्या क्या चले आते हैं, जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें आइसोटाइप स्विचिंग। आइसोटाइप स्विचिंग क्या होती है ये भी मैं आने वाले लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। तो टीडी एंटीजन जो है समहाउ आइसोटाइप स्विचिंग नाम के प्रोसेस को शो करते हैं, यानी थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन इसको शो करते हैं। एफिनिटी मैच्योरेशन भी शो करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी शो करते हैं, पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन यानी आप कह सकते हो कि बहुत सारे एपिटोप का प्रेजेंस नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हो कि पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन इनमें नहीं देखा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टीआई एंटीजन की, टीआई एंटीजन कहने का मतलब क्या हो गया कि थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन। तो ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये क्यों दो बेसिस पे डिवाइडेड है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। देखिए, हमने हमारे लेक्चर में खाली टीआई एंटीजन को कवर किया है, इसको भी डिवाइड नहीं किया है। ये टेबल, इसको आप एक एक्स्ट्रा टेबल मान के चल सकते हैं, लेकिन समहाउ ये एक्स्ट्रा टेबल आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो जरूर दे रही है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको थोड़ा बहुत कभी भी आपने सुना होगा तो अगर इतना डीप बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जैसे कि इस पे मैंने इन दोनों के डिस्टिंक्शन पे मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए जो है हम सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। तो टीआई एंटीजन का दो टाइप हो सकता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। हमने खाली टीआई एंटीजन पढ़ा है जनरल बेसिस पे, इन्होंने यहाँ पे इसको और डिवाइड कर दिया है। तो टाइप 2 में क्या चला आता है, बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट दैट इज एलपीएस चला आता है। इसकी कोई आइसो टाइप स्विचिंग केस नहीं देखा जाता है, ना ही एफिनिटी मैच्योरेशन, ना ही मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट होती है। और पॉलीक्लोनल यहाँ पे एक्टिवेशन होता है, जिसमें कि हमने ये कहा था कि मल्टीपल एपिटोप प्रेजेंट रह सकते हैं बैक्टीरियल सरफेस पे, ठीक है, यानी हाई डोज बेसिस पे देखा जाता है। टाइप 2 में जो है पॉलीमेरिक प्रोटीन एंटीजन देखे जा सकते हैं, या कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो एज अ एंटीजन काम कर सकते हैं। आइसोटाइप स्विचिंग इनमें लिमिटेड होती है, एफिनिटी मैच्योरेशन नहीं होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी लिमिटेड हो सकती है, और पॉलीक्लोनल यहाँ पे एक्टिवेशन नहीं देखा जाता है। इसलिए आपको याद होगा कि ये अगर आप पॉइंट देखते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यानी मेमोरी सेल का जनरेशन, तो मैंने क्योंकि टीआई एंटीजन जनरल बेसिस पे पढ़ा है तो इसलिए मैंने आपको कहा था, क्योंकि जब टीआई एंटीजन मैंने पढ़ा है तो समहाउ मैं एक जनरल बेसिस पे आपको ये डील करवा रही हूँ कि थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन कैसे काम करता है। तो इन दैट केस आपको ये कंसीडर करना पड़ता है कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत ही रेयर या बहुत ही फ्यू केसेस में देखी जाती है। फ्यू कहने का मतलब हो गया कि हम टाइप 2 को कंसीडर कर रहे हैं, और जब हम कह रहे हैं कि नहीं होती है तो हम टाइप 1 को कंसीडर कर रहे होते हैं। इसलिए हमने कहा था कि टीआई एंटीजन जो होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी शो नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत ही रेयर केस या बहुत ही लेस उनका ओवरऑल इफेक्ट होता है। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर ओवरऑल टेबल था जो कि मुझे लगा कि आपको माइट भी हेल्प कर सकता है छोटी छोटी चीजों को डिस्टिंग्विश करने में। ऑल्दो आने वाले लेक्चर में मैं आइसोटाइप स्विचिंग, एफिनिटी मैच्योरेशन, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, ये क्या है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमने शॉर्टकट में और हमने लॉन्ग कट में दोनों ही बेसिस पे जो है हमने चीज़ों को अच्छे ढंग से जो है डिफाइन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।